नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आपके पसंदीदा शो का समय हो गया है जवाब तो चाहिए। तो आज जवाब तो चाहिए में बात करेंगे कर्नाटक में कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की। क्या कांग्रेस जातिगत जनगणना की आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण की नई राजनीति कर रही है? कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार दोबारा से जाति जनगणना कराने जा रही है, लेकिन यह फैसला राज्य की कैबिनेट का नहीं बल्कि कांग्रेस आलाकमान का बताया जा रहा है। सवाल यह है कि जब 2015 की रिपोर्ट पर अमल नहीं होना था तो उस पर जनता के 163 करोड़ रुपए क्यों खर्च हुए हैं और अब फिर से सर्वे कराने की तैयारी क्यों की जा रही है? बीजेपी से कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत करने का प्लान बता रही है। आरोप है कि कांग्रेस ओबीसी के नाम पर मुस्लिमों को फायदा पहुंचाना चाहती है और मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत कर रही है। कांग्रेस पर ओबीसी के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लग रहा है। तो क्या ये जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है या फिर सिर्फ एक सियासी दाव? और सवाल यह भी है कि क्या कर्नाटक में जातिगत जनगणना दोबारा कराने का फैसला कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत करने की साजिश है? क्या कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? जब 163 करोड़ खर्च हो चुके थे तो पहले की रिपोर्ट क्यों ठुकराई गई? क्या जातिगत सर्वे समाज को बांटने और ध्रुवीकरण करने का हथियार बन रहा है? क्या राज्य सरकार का फैसला होना चाहिए या कांग्रेस आलाकमान का आदेश? इन्हीं सवालों के साथ देखिए खास रिपोर्ट। साल में इतनी बड़ी बढ़ोतरी का गणित भी कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए गढ़ा और अब ओबीसी आरक्षण को 32% से बढ़ाकर 51। कांग्रेस को जवाब देना होगा और ये जवाब अब जनता देगी। लोकतंत्र में असली ताकत जनता के हाथ में होती है और अब वो वक्त आ चुका है कि कांग्रेस की एक काली सच्चाई जनता के सामने आए और जनता देखे कि तो जवाब तो चाहिए में आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रतन तिवारी जी जुड़ चुके। रतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ अविनाश सिंह जुड़ चुके। अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से सुदर्शन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रतन तिवारी जी जुड़े हुए। रतन जी, आपसे ही सीधा सवाल करना चाहूंगी, आखिरकार ये दोबारा जातिगत जनगणना क्यों कराई जा रही है? जी, कर्नाटक की सरकार जिस प्रकार से कर्नाटक की जनता ने हमें प्रचंड बहुमत से सरकार में एंट्री कराई, उसी का डर भारतीय जनता पार्टी को बार बार लगता है। बार बार हमारे हर फैसले पे वो इस तरीके से हमले करते हैं। हमने तो कहा है कि यह अलग ढंग से सर्वे हुआ है और अभी इसमें बहुत सी खामियां हैं, बहुत कुछ अभी आना बाकी है, लेकिन क्लियर न होने के बावजूद यह भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने अंदर नहीं देख रहे हैं, हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हम तो इनसे कहते हैं कि राहुल गांधी जी बार बार कर रहे थे सदन के अंदर कि देश में जातिगत जनगणना कराइए। आज केंद्र की सरकार राजी हो गई तो हमारे हर फैसले, हमारे हर बात पे भारतीय जनता पार्टी को अमल करना होगा, हमारी हर बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो चाहती है, जो सोचती है वो करवाती है। और मैं आपको बता दूं कि अभी अगर ओबीसी समाज को हम 51% आरक्षण देने की बात अगर कर भी रहे हैं तो हम गुनाह क्या कर रहे हैं? क्या ओबीसी समाज को ताकत देना क्या गुनाह है? हम तो इनसे पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से, शिवांगी जी आपके माध्यम से, कि मुसलमानों से नफरत ये करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सौगातें मोदी की किट भी यही लोग भेजते हैं, तब इनका ये तुष्टीकरण कहां चला जाता है? हिंदुओं को कौन सी सौगात ये दिए, जरा बता दीजिए। दिवाली और होली में गैस के सिलेंडर देने वाले थे, आज तक गैस के सिलेंडर हिंदुओं को नहीं मिले। हिंदुओं के वोट को लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पूरे देश के सामने है। शिवांगी, चलिए ठीक है, मृत्युंजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी दोबारा जातिगत जनगणना की बात कर रही है, वोट बैंक की साजिश इसको समझा जाए? शिवांगी जी, सबसे पहले देखिए, सबसे हास्यास्पद है कि सामने दिख रहा है कि कर्नाटक में आपने कैसे लोगों के पैसे को बर्बाद किया है और उस पर शर्म आने की वजह, उस पर माफी मांगने की बजाय आप शुरुआत कैसे करते हैं कि कर्नाटक की जनता ने हमें प्रचंड बहुमत दिया है। बहुमत आपको इसलिए दिया है कि आप 6 बार सर्वे कराए, लोगों का पैसा बर्बाद करें।
और बीजेपी की किसी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया। शिवांगी जी, आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा विरोध अगर कर्नाटक के कास्ट सर्वे का आया तो इनके उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के द्वारा आया। डीके शिव कुमार ने इनके नाक में दम कर दिया कि जो लिंगायत और वोकलिगा कम्युनिटी है उसकी संख्या कम दिखाई जा रही है। इसके पार्टी के अंदर इतना ज्यादा विरोधाभास हुआ कि राहुल गांधी को इंटरवीन करना पड़ा और उसके बाद फिर कहा गया कि फिर से एक सर्वे कराते हैं। और सिर्फ ये बिहार की बात नहीं, सिर्फ ये कर्नाटक की बात नहीं शिवांगी जी, आप बिहार में देखिए क्या हुआ। बिहार में यही लोग सरकार में थे, महागठबंधन की सरकार में, जब इन्होंने जातीय जनगणना कराई। और इसी जनवरी 2025 में राहुल गांधी पटना में आते हैं और वहां बापू सभागार में बोलते हैं कि जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई है वो फर्जी है, उसका डेटा हम नहीं मानते। तो सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही सेंसस को फर्जी बता दे, उससे आप क्या आशा रखेंगे। दूसरा, आप कहते हैं कि हम जो चाहेंगे करवाएंगे सरकार से। आप चाहेंगे इसलिए सरकार से नहीं होगा, इसलिए होगा क्योंकि आपने 70 वर्षों में वो नहीं किया। आपने 1931 के बाद आप 70 वर्षों तक सरकार में रहे, क्यों नहीं कराया आपने जातिगत जनगणना? किसने रोका आपको करवाने से? दूसरा, 2011 में जब एक बार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ भी तो आपने उसका डेटा पब्लिक नहीं किया। बताइए आप क्यों नहीं आपने उसका डेटा पब्लिक किया? तो इसे कहते हैं ठीक है। एक और प्रतिक्रिया राजनीतिक विश्लेषक से भी लेना चाहूंगी। अविनाश जी हमारे साथ बने हुए, आपके पास वापस लौटूंगी। अविनाश जी, क्या कहेंगे, जाति जनगणना का मुद्दा हर बार चुनाव से पहले ही क्यों गरमाया जाता है? क्या विश्लेषण आपका? बिल्कुल सही। आप सबको नमस्कार, जय श्री राम। बिल्कुल आपने सही बोला कि जाति जनगणना हो या रिजर्वेशन का मुद्दा हो, इस तरह का मुद्दा जब भी होता है, कांग्रेस के पास विघटन राजनीति के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है। जब से कांग्रेस पैदा ली है, जब से कांग्रेस सरकार में रही है, डिवाइड एंड रूल जो इनके ऑक्टेवियो ह्यूम जो जिन्होंने पार्टी को बनाया था 1885 में, ये यही सिखा के गए, यही इनके डीएनए में है। साउथ में जब जाते हैं राहुल गांधी तो बोलते हैं नॉर्थ के जो इलेक्टोरेट है, जो वोटर है, वो बड़े फ्रिवलस है, वो बहुत ही सतही है। तो इनकी ये राजनीति रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले वो आपस में सुलझ ले कि डीके शिव कुमार और सीतारमैया आपस में सुलझ ले, गहलोत और पायलट साहब राजस्थान में सुलझ ले। ये छत्तीसगढ़ का हमने हाल देखा कि क्या वहां पे ये देव साहब जो थे और जो उनके बघेल साहब जो मुख्यमंत्री थे, उनके बीच में क्या रहा। तो इनके यहाँ आपसदारी की फूट, आपसदारी की लड़ाई चलती रहती है, विघटन की राजनीति ये करते हैं। और जब भी इलेक्शन आता है रिजर्वेशन का मुद्दा ये गरमाते हैं। देखिए, रिजर्वेशन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत अच्छा बात बोला कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो चाहती है करवाती है। बिल्कुल मैं आपके स्वर से स्वर मिलाता हूं, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस चाहते हैं कि मोदी जी बराबर के लिए प्रधानमंत्री बने रहे, इसलिए वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। वो चौथे बारी बनेंगे, पांचवी बारी बनेंगे। जब तक कांग्रेस के पास राहुल नाम का जो भी आप कह लीजिए कमल का फूल है, वो भाजपा खिलता ही रहेगा और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। और कांग्रेस की राजनीति में जब भी देखिए एंटी नेशनल टोन मिलेगा, विघटन की राजनीति मिलेगी। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग की जो एक परिकल्पना जो लोगों के मन में है, वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, आप सभी की एक प्रतिक्रिया हमने ली। अब एक इसी पूरे मुद्दे को लेकर एक प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। कर्नाटक में करप्शन का क्या, वो खुद कर्नाटक की सरकार बताएगी। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया में अभी समय है। मैं रतन तिवारी जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी। जब कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना करवाई, इसके पहले भी 163 करोड़ रुपए खर्च हुए उस जातिगत जनगणना को कराने में, उसका हिसाब कौन देगा? हिसाब तो प्रधानमंत्री मोदी से भी मांगनी चाहिए। जो हमारे राजनीतिक जानकार बैठे हैं वो मोदी का हिसाब नहीं मांगेंगे कि अरबों खरबों रुपए देश की जनता के जेब से लेके जो देश का प्रधानमंत्री विश्व का भ्रमण करता है, और जब रतन जी आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। आप अपने सवाल का, आज का हमारा मुद्दा क्या है? जातिगत जनगणना। आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। ये राजनीतिक जानकार पागल हो गया। ये मूर्ख को ये समझ में आना चाहिए कि राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। अरे आप जानकार बन के बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का की कोशिश मत करिए। आप आरएसएस और आप अरे वो चोर है दोनों, बेल पर है दोनों। अच्छा बताइए दोनों बेल पे है कि नहीं? बुनियादी आप बताइए दोनों बेल पे है कि नहीं? चैनल पे बैठ के रोजगार की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, लेकिन गांधी परिवार
कांग्रेस पार्टी क्या करती है उसकी बात राहुल गांधी बेल पे है। अरे तो 163 करोड़ रुपए जो खर्च जातिगत जनगणना को करने में कराया गया और फिर दोबारा से जातिगत जनगणना करवाई जा रही है, तो जो रुपए खर्च हुआ है उनका हिसाब कौन देगा? रतन जी, सवाल तो ये, आप मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय आप दूसरी पार्टी पर आरोप लगाने लगते हैं। आप अपने सवाल का जवाब दीजिए, अपना हिसाब दीजिए 163 करोड़ का। राहुल गांधी जेल पे है कि नहीं चोरी के इल्जाम में? सोनिया गांधी जेल पे है कि नहीं चोरी के इल्जाम में? बताइए। अविनाश जी एक मिनट, रतन जी की बात का जवाब जी। खर्चा कर दिए और जब हम युद्ध लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ, कौन सा देश हमारे साथ खड़ा हुआ? कौन सी हमारी विदेश नीति सफल हुई? अरे भैया, रिजर्वेशन किसी और देश में नहीं है, रिजर्वेशन पे रहिए। रिजर्वेशन टॉपिक है। ओ ज्ञानी आदमी, ओ कांग्रेस के ज्ञानी, विदेशी बैंकों में रिजर्वेशन टॉपिक आज का आएंगे। एसपीटी बन गई, वो पैसे कहाँ है? यही प्रधानमंत्री 15 लाख रुपए देने की बात करते थे। नेशनल हेराल्ड का पैसा कहाँ है? नेशनल हेराल्ड का पैसा कहाँ है? जानकार नहीं बोलता। ये गांधी राहुल सोनिया को बेल पे क्यों है? राहुल सोनिया बेल पे क्यों है? हम तो बार बार कर रहे हैं, हम राहुल गांधी के दीवाने हैं और राहुल गांधी जी इस देश के लिए लड़ रहे हैं। अरे बेल पे क्यों है? उनसे चोरी का इल्जाम है, वो बेल पे क्यों है बताइए? आवाज बंद कर। चलिए मृत्युंजय जी, जब रतन जी से उनके सवाल का जवाब मांगा जाता है, जब उनसे जातिगत जनगणना की बात की जा रही है कि आखिरकार 163 करोड़ रुपए का हिसाब कौन देगा, जब पहले जातिगत जनगणना हो चुकी है, उसके बाद अगर दोबारा करवाई जाती है, जो रुपए खर्च हुआ उसका जवाब कौन देगा? उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मृत्युंजय जी, जवाब आपसे। शिवांगी जी, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कितनी बार भी ये सवाल पूछ लेंगे उसका सीधा आंसर नहीं आएगा, वो कहीं और चले जाएंगे। आप पूछेंगे आप, वो बताएंगे अमरूद। और देख लीजिए, बहुत हास्यास्पद है ये बात करते हैं ओबीसी रिजर्वेशन की। आपको पता है कि कर्नाटक में इन्होंने सरकार में आते के साथ क्या किया? इन्होंने मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दे दिया, और वो रिजर्वेशन किसके 4%, और वो रिजर्वेशन किसके हिस्से से निकल गया? ओबीसी के हिस्से से निकल गया। तो उससे बात नहीं करेंगे। दूसरा, जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, एनसीबीसी को किसने दिया संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? क्यों नहीं इन्होंने 70 साल दिया? जब मोदी सरकार आई तो उसने सबसे पहले ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। 70 वर्षों तक महिलाओं का आरक्षण पार्लियामेंट में सिर्फ चर्चा का विषय बना रहा, किसी ने भी उस बिल को लाने की हिम्मत नहीं की, और मोदी सरकार ने उस बिल को लाया और 10% जनरल कास्ट को भी दिया है, 10% जनरल कास्ट को भी दिया है, और 2029 से महिलाओं को वहां पे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। उसके बाद आइए, आप कभी देश की बात कर रहे तो राहुल गांधी की बात कर रहे थे, थोड़ा सुनने की ताकत रखिए रतन जी। बीच में मैं नहीं बोला हूं तो आप भी मत बोलिए। प्रधानमंत्री रतन जी, जवाब आपसे भी लेंगे, आपसे भी जवाब लिया जाएगा। मृत्युंजय जी का जवाब ले लेने दीजिए, आपके पास भी आएंगे। शिवांगी जी, ये अपने समय में बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। रतन जी, जब आपसे पूछा जाए तो बोलना कीजिए, उस समय तो आपकी दीदी बन जाती है, बोल नहीं पाते हैं आप। दूसरों के समय में व्यवधान मत डालिए, अपने समय में बोला कीजिए। दूसरा, ये बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, इनको समझ आना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को अगर आज का भी इंक्लूड कर लें, विश्व के 22 देशों ने अपना हाईएस्ट जो उनका ऑनर है वो दिया है। कभी जाके रिकॉर्ड चेक करे कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और नेहरू जी को कितने ने दिया था। उन्होंने तो खुद को भारत रत्न दे दिया, खुद ही को भारत रत्न दे दिया, और मोदी जी को 22 दूसरे देश देते हैं। ये अंतर है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल कर रहे थे, बार बार 25 बार ये राहुल गांधी जी का नाम ले चुके हैं। राहुल गांधी जी का ही स्टेटमेंट आप उनका देखिए कि मैं जात पात में विश्वास नहीं करता हूं, और उसके बाद कभी चुनाव आता है तो जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाते हैं, कभी रिपोर्टर से, कभी टीचर से, कभी ब्यूटी पेजेंट के कंटेस्टेंट्स की जात पूछने लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये तो बताइए कि राहुल गांधी है कहां? प्रधानमंत्री मोदी का तो पता है कि वो विदेश जाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते, पता है कम से कम। राहुल गांधी तो गायब है 4 दिन से, कहां गए भाई? क्या पता है आपको कहां गए? सबको पता है कि कहां गए, पूरे देश को पता है कहां गए, किस प्रकार का व्यक्ति है, और साल में 4 बार वो कहां गायब हो जाता है। इस प्रकार का कोई व्यक्ति देश का नेता हो सकता है जो साल भर में 4 बार गायब हो जाए, और कहां गायब होता है हर किसी को पता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को ये लोग नेता मानते हैं, अपनी चापलूसी मानते रहे, लेकिन देश कभी उस व्यक्ति को नेता नहीं मानेगा। चलिए शर्मा जी, इसी पूरे मुद्दे को लेकर भूपेंद्र यादव पटेल ने क्या कुछ कहा है वो भी हम अपने आपको सुनवाते हैं। कि 165 करोड़ रुपए लगा करके जिस डेटा को कांग्रेस वाले अब गलत कह रहे हैं, तो वो 165 करोड़ रुपए की जवाबदेही किसकी है? जो ओरिजिनल रिपोर्ट
2015 से शुरू हुई, 2024 में सबमिट हुई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो फिर ये घूम रहे थे, ये मजे कर रहे थे जो ये करते आए हैं। तो पहला मेरा एलिगेशन है कि कांग्रेस का झूठ उजागर हुआ है। कर्नाटक की एक्सरसाइज, जो कॉस्टली एक्सरसाइज हुई है, ये आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा, ये जो रीसर्वे है, ये रीसर्वे नहीं है कांग्रेस का, ये इनका एक पॉलिटिकल कवर है। और ये पॉलिटिकल कवर कांग्रेस कुछ कम्युनिटीज को भरमाने के लिए, कुछ को भड़काने के लिए, कुछ को अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में लाने के लिए कर रही है। और कांग्रेस ने तो वहां पे मुस्लिम आरक्षण को भी 4% से 8% कर दिया, उनकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देखते हुए। तो उनकी ये जो कम्युनल अपीजमेंट की जो सोशल जस्टिस के ऊपर राजनीति है, वो उजागर हुई है। चलिए रतन जी के पास वापस आऊंगी। रतन जी, जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि मुस्लिम आरक्षण जो है वो 4% से बढ़ाकर 8% करने की ये सिफारिश क्यों की गई? क्या एक वर्ग को सिर्फ खुश करने के लिए? रतन जी, सवाल आपसे। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कहते हैं, उनकी बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैं तो इनसे पूछता हूं कि इनके नेता हिसाब मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। रतन जी, सवाल आपसे पूछा जाता है, आप किसी और से सवाल पूछने लगते हैं। आपकी दिक्कत ये है, आप अपने सवाल का तो जवाब दीजिए। पहले आपसे सवाल किया जाता है, आप दूसरे से सवाल कहते हैं कि मैं सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी से ट्रेनिंग लेके आए हैं। आप अपने सवाल का तो जवाब दीजिए। कितने जहाज? आपके पास कोई जवाब नहीं है अपने सवाल का। रतन जी, आपके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। जो आरक्षण 4% बढ़ाया गया है, क्या एक वर्ग को, क्या एक कम्युनिटी को सिर्फ खुश करने के लिए बढ़ाया गया है? इसका जवाब आपसे। तो चलिए रतन जी की फिलहाल हमें आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन इस सवाल का जवाब हम उनसे लेंगे। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जी भी बने हुए हैं। मृत्युंजय जी, क्या कहेंगे जब कांग्रेस पर आप लगातार तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, पर आप जातिगत जनगणना को लेकर भी अपनी स्पष्ट नीति क्यों नहीं बताते हैं? बीजेपी एक बार जातिगत जनगणना को लेकर जरा अपनी स्पष्ट नीति पर भी बात करे। मृत्युंजय जी। शिवांगी जी, बिल्कुल स्पष्ट है और कैबिनेट द्वारा पारित है। बोल दिया गया है कि जो अपकमिंग सेंसस है उसमें कास्ट सेंसस इंक्लूडेड रहेगा, उसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो लोगों का है वो इंक्लूडेड रहेगा, डिजिटल फर्स्ट सेंसस होने जा रहा है। इतना क्लियर कट कैबिनेट के द्वारा पास किया गया कोई प्रस्ताव है तो उस पर कैसे डाउट हो सकता है? हमारी सरकार का ये बहुत क्लियर मानना है कि जो बिहार में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, हो क्या रहा है कि बहुत नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस से बस एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करके कास्ट सेंसस को हर जगह एक सेंसस करा दिया जा रहा है। अब इस सेंसस के डेटा पे ही हर जगह डाउट हो रहा है। जब ये सेंसस का डेटा ही फुल प्रूफ नहीं है तो उसके हिसाब से आप कोई भी पॉलिसी रिजर्वेशंस कैसे कर सकते हैं? और इसीलिए केंद्र ने आगे जाकर ये कदम लिया कि आप लोग ये जो राज्यवार करवा रहे हैं अपने अपने तरीके से, कोई भी मेथोडोलॉजी अनसाइंटिफिक यूज कर रहे हैं, इसको मत यूज कीजिए, हम सेंट्रल लेवल पे करा रहे हैं। अब देखिए, एक बार जब ये डिक्लेरेशन हो गया है कि सेंट्रल लेवल पे कास्ट सेंसस होने जा रहा है, मान लीजिए कर्नाटक में आपके डेटा में दिक्कत भी है, तो क्या आप रुक नहीं सकते हैं? सेंटर से ऑलरेडी जो सेंसस होने वाला है उसका डेटा सबके लिए अवेलेबल होगा, आप उसके डेटा को यूज करके जो भी स्टेट वाइड पॉलिसीज आप बनाइएगा। लेकिन नहीं, इनको इसको पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करना, और इसीलिए देखिए पैसे बर्बाद करके 163 करोड़ रुपए वो फिर से कराने की कोशिश करेंगे, बस इसलिए, ये दिखाने के लिए कि नहीं केंद्र सरकार ने नहीं कराया, हमने कराया। मैं लेकिन शिवांगी जी आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस में इतना ज्यादा विरोधाभास है कर्नाटक के अंदर कि कभी भी वहां के नेता आप देखिएगा नहीं मानेंगे, चाहे किसी प्रकार का डेटा आ जाएगा, वो एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे।
वो सिद्धारमैया वो ये करने की क्या प्रयास करेंगे कि अपनी जाति का जो उनका संख्या है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़े। डीके शिव कुमार अपनी जाति की संख्या बढ़ा के दिखाने का प्रयास करेंगे और दोनों मिलकर जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी संख्या बढ़ा के दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको जस्टिफाई करना है कि हाँ इनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर सिर्फ 4% रिजर्वेशन ही नहीं, दूसरे मेथड से भी इन्होंने देखिए कितना अपीजमेंट किया कर्नाटक और दूसरे राज्यों में। उन्होंने वहां की जो सरकारी टेंडर है उसमें उन्होंने प्रोविजन कर दिया कि इसके अंदर भी रिजर्वेशन होगा, स्पेसिफिक जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स उनको हम टेंडर देंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन अलाउ नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार इसको स्ट्राइक डाउन किया है कि रिलीजन के बेसिस पे आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। दूसरा, मुस्लिम समाज की बहुत सारी जातियां ऑलरेडी ओबीसी में इंक्लूडेड है। जब वो इंक्लूडेड है ऑलरेडी ओबीसी में तो अलग से उस धर्म को क्यों आप आरक्षण देना चाहते हैं? तब तो आपको डबल बेनिफिट्स आप उसको एसेंशियली देख रहे हैं। तो देखिए राजनीति में इस हद तक आप मर गिर जाइए कि पूरे समाज का, देश का, इन राज्यों का नुकसान करना स्टार्ट कर दे। दूसरा शिवांगी जी, अब देखिए कर्नाटका की हालत और बैंगलोर की हालत क्या हुई है जब से वहां पे कांग्रेस की सरकार आई है। उन्होंने लैंग्वेज को एज ए टूल इस्तेमाल करना शुरू किया है। पहले बैंगलोर में कभी भी आप देखेंगे भाषा के नाम पर इस प्रकार का कुछ होता नहीं था। पूरे बैंगलोर इन्होंने उत्पात मचा दिया भाषा के नाम पर। हर दूसरे दिन आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसमें किसी से बकझक हो रही है, मारधाड़ हो रही है, सिर्फ और सिर्फ भाषा के नाम पे। तो हमेशा जैसे एक हमारे साथी बता रहे थे राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस किसी ना किसी टूल को यूज करेगी, या तो भाषा को यूज करेगी, धर्म को यूज करेगी। देख लीजिए इन्हीं के जितने घटक दल है उस सनातन को गाली देते हैं और कांग्रेस के कोई भी नेता कभी भी उसके विरोध में एक शब्द नहीं बोलते, बल्कि इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे उसी को समर्थन देते हुए बोलते हैं कि हाँ है सनातन डेंगू मलेरिया। तो इनको हमेशा एक फॉल्ट लाइन चाहिए होता है हमारे समाज में जिसको यूज करके कम से कम ये हिंदू यूनिटी को तोड़ पाए। और यही हमेशा इनका प्रयास रहता है कि जाति एक बहुत प्रोमिनेंट फॉल्ट लाइन है, उसको यूज करते हैं, किसी प्रकार से इसको तोड़ देते हैं और बीजेपी को इससे नुकसान हो जाएगा। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता इसको समाज को बहुत नुकसान होगा, इससे देश को भी बहुत नुकसान होगा, सिर्फ बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। शिवांगी जी, वो दूरदर्शिता इनमें नहीं दिखती। चलिए अविनाश जी से सवाल लेना चाहूंगी। अविनाश जी, कर्नाटक में जिस तरीके से मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है, क्या मानते हैं, क्या ये आंकड़े सही है या फिर कोई तकनीकी खामी भी इसमें हो सकती है? दोनों बात सही है। मुस्लिम आंकड़े हर जगह जहां भी वो उनका एक जमावड़ा है, चाहे वो केरला हो। हमने देखा कि जहां से राहुल गांधी इलेक्शन लड़ते हैं उसका एक गांव जो है वो करीबन 70% जब हो गया तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे संडे को स्कूल चलेगा, शुक्रवार को छुट्टी होगा। उन्होंने डीएम और एसपी को वहां से हटा दिया। जगह का नाम मेरे दिमाग में भी आ जाएगा जब मैं बात करता रहूंगा। तो इस तरह की इनकी मानसिकता रही है। ये गजवाए हिंद के सोच के साथ हर मुसलमान, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, मदरसा छाप हो, बगैर मदरसा छाप हो, मैं आपको कह रहा हूं इस देश का हर मुसलमान, चाहे वो आपके मुंह पे जो भी बोलता हो, वो सिर्फ एक सपना लेके जी रहा है, दैट इज गजवाए हिंद। और गजवाए हिंद के 2-3 रास्ते हैं जिसको वो जिहाद कहते हैं। लैंड जिहाद में वो लैंड पकड़ते हैं, लव जिहाद में वो लड़कियों को बरगलाते हैं, शिक्षा जिहाद में वो कुछ और करते हैं। तो हर तरह का जिहाद चल रहा है, उसमें पॉपुलेशन सबसे बड़ा टूल है। इनके यहाँ 5-5, 10-10 बच्चे पैदा लेते हैं। इनके यहाँ हेल्थ का कोई सिस्टम नहीं है। कोई जी गया तो टेररिस्ट बनता है, कोई मर गया तो मर गया। तो इस तरह की मानसिकता के साथ अगर समाज आगे बढ़ता है तो देश का बिल्कुल भला नहीं होता है और स्टेट का तो बिल्कुल भला नहीं होता है। और कांग्रेस की और जो ब्रिटिशर की जो राजनीति रही है वो इसको एक्सप्लॉइट किया है। इसीलिए अगर 11% से वो 15% 5 साल में हो जाते हैं या 18% हो जाते हैं तो कोई अचरज की बात नहीं है। मगर क्योंकि अब ये सर्वे जो है, अच्छा एक बात मैं अपनी जनता को बता दूं कि सर्वे जो एक है वो केवल स्टेट करा सकती है, सेंसस केवल भारत सरकार ही करा सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम ही करा सकती है। तो कोई भी सर्वे जो होता है उसमें एक जो त्रुटि, जो इनहेरेंट त्रुटि जो उसकी है वो हमेशा रहेगी। इसीलिए बराबर भाजपा सरकार ने सर्वे के बारे में कहा, ये कोर्ट भी गए जाति जनगणना को लेकर के राहुल गांधी, तो तब भी भारत सरकार ने कहा कि जाति जनगणना अलग से नहीं हो सकता है। जब सर्वे का समय आएगा, हर 10 साल पे सर्वे होता है देश में, जब सर्वे कॉम्प्रिहेंसिव आएगा तब हम जाति का पैरामीटर जोड़ेंगे, सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर। चलिए ठीक है अविनाश जी, 4% जो आरक्षण मुस्लिमों का बढ़ाया गया है, क्या एक समुदाय को खुश करने की कोशिश नहीं है ये? रतन जी सवाल आपसे। देखिए शिवांगी जी, मैं बार बार कहता हूं कि हम वही कर रहे हैं जो हमको लगता है। हम किसी के हक को मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और आपके चैनल पे
मैं स्पष्ट कर देता हूं, संविधान क्या कहता है? हमको लगता है क्या मालूम हुआ? अरे संविधान क्या कहता है वो बोलिए, लगता है ऐसे क्या मालूम हुआ? किसी के बाप का देश थोड़ी है। अविनाश सिंह सुन लीजिए, अविनाश को शांत कराइए। अभी ये केरला का सैर करा रहे थे, लव जिहाद की बात कर रहे थे, लेकिन इनको अभी पता नहीं है कि महाराष्ट्र में भी लव जिहाद हो रहा है, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद हो रहा है, जो डबल इंजन की जहां कांग्रेस की सरकार कार्रवाई की जा रही है। रतन जी, जहां भी इस तरीके के मामले आ रहे, प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो तुरंत कार्रवाई की गई है। मुझे पता है आपको कार्रवाई दिखेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ये जो दो बैठे हुए हैं, इनको बरोबर दिखेगा। मुसलमानों के रिजर्वेशन पे बात कीजिए, मुसलमानों के रिजर्वेशन पे बात कीजिए, फंड बनाया गया, मुसलमानों के रिजर्वेशन पे बात कीजिए, फिर आप कांग्रेस पार्टी को कुछ भी बोलने लगेंगे। मैं इनसे पूछ लूंगा कि प्रधानमंत्री विदेश में घूमते हुए जनता के पैसे का, अरे सोनिया गांधी बेल पे है या नहीं, राहुल गांधी बेल पे है या नहीं, बताइए आप। मुझे लग रहा है रतन जी आपके पास कोई जवाब नहीं है मेरे सवाल का, इसलिए आप बस गोल गोल घुमा रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है। आपसे सवाल मैं बार बार पूछ रही हूँ, लेकिन आप अपने सवाल का जवाब न देकर आरोप लगा दे रहे हैं। ये लोग दिहाड़ी पर आपसे मैंने पूछा कि 163 करोड़ रुपए का हिसाब कौन देगा, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने उस बात को घुमा दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अगर मुस्लिमों का 4% आरक्षण बढ़ाया गया है तो क्या एक समुदाय को खुश करने की कोशिश नहीं है? क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हम किसी को खुश नहीं कर रहे हैं, हम तो यही कर रहे हैं कि किसी के हक को नहीं मार रहे। अगर ये बात सही है, आप किसी को खुश नहीं कर रहे, ये बात सही है, आपने बोला चाहिए। आप बताइए ना, हम किसके हक को छीन रहे हैं? चलिए रतन जी कह रहे हैं कि हम किसी को खुश नहीं कर रहे हैं, हम उनका हक उनको दे रहे हैं। ये बात सबसे पहले तो आपने कितनी बार भी पूछ लिया घुमा फिरा के, उस पर बात नहीं करेंगे। जवाब नहीं है रतन जी के पास मेरे सवाल। ये बता दे कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल दिहाड़ी प्रवक्ता के साथ यही होता है। अगर ये बता दे कि कौन सा आर्टिकल अलाउ करता है तो हमें हार बिल्कुल ये बता नहीं पाएंगे। पहला, जब ये बोलते हैं कि किसका हक छीन रहे हैं, सर इन्होंने बोला हमारा मन, इन्होंने बोला हमारा मन, हम जो मन में आजा करेंगे। हाँ, इमरजेंसी जैसे 75 में इमरजेंसी लगा दिया हमारा मन, वैसे ही इनका है हमारा मन। दूसरा शिवांगी जी आप देख लीजिए कि ये बोल रहे हैं किसका हक हम छीन रहे हैं। आप ओबीसी का हक छीन रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी जजमेंट्स है उसमें 50% की सीलिंग एग्जिस्ट करती है। तो जैसे ही आप 4% उसमें से निकालते हैं मुस्लिम्स के लिए, तो ओबीसी रिजर्वेशन का 4% आप खा रहे हैं। तो आप साफ साफ हक छीन रहे हैं उन ओबीसी जातियों का, जिसके बारे में आप इतना बढ़ चढ़कर बात करने की कोशिश करते हैं। मैं वही कहता हूं शिवांगी जी कि जब भी सिर्फ बात करने की बात आएगी तो कांग्रेस बड़ी लंबी लंबी बातें करेगी कि हमने मोदी सरकार से करा दिया। अरे भाई, तो आप ही की सरकार थी आज से 10 साल पहले तक। उन 10 वर्षों में अगर आपने ये सारे काम कर लिए होते तो हमें नहीं करना पड़ता ना। क्यों हमें इस प्रकार का मौका आप दे रहे हैं काम करने का? आपने करा दिया होता, 50% सीलिंग ब्रेक कर दिया होता। आप कहते हैं कि ओबीसी का रिजर्वेशन हम बढ़ाएंगे नेशनल लेवल पे, पहले आप स्टेट लेवल पे बढ़ा के क्यों नहीं दिखाते? हम एग्जाम्पल सेट करिए ना सबके लिए, उसके बाद हम बोलेंगे कि हाँ स्टेट लेवल से बढ़े तो सेंट्रल लेवल पे बिल्कुल पॉसिबल है। आप महिलाओं की सुरक्षा रिजर्वेशन की बात करते हैं, हमें लाना पड़ा वहां पे बिल जाके। आप कोई भी एक अपना स्टेट बता दीजिए जिसमें आपने पंचायत लेवल पे भी महिलाओं के रिजर्वेशन लाने की बात की हो, वो तो स्टेट सब्जेक्ट है। हमने बिहार में लाया था जब इंडिया की सरकार मैच के सेलिब्रेशन के बाद 25 आदमी मर गए वहां पे। मैच के सेलिब्रेशन के बाद ये है इनकी मैनेजमेंट। और शिवांगी जी, उसमें भी आपको पता होगा वो जो पूरा सेलिब्रेशन था वो सिर्फ 2 नेताओं के अहम की टक्कर थी। उसमें एक तरफ सिद्धारमैया वहां के विधानसभा में वो बनाना चाहते थे जश्न, तो फिर डीके शिव कुमार ने कहा कि वो विधानसभा में जश्न मना रहे तो लाओ मैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न मनाता हूं। और उन दोनों नेताओं की अहम की लड़ाई में वहां पे, और वहां के डीजीपी ने मना कर दिया था कि पॉसिबल नहीं इतने शॉर्ट टाइम पे इसको अरेंज करना, और उसके बावजूद डीके शिव कुमार के जिद में वहां पे सेलिब्रेशन कराए गए। और बाद में ठीकरा किस पे फोड़ा गया? पुलिस पे और डीजीपी पे। क्यों फोड़ेंगे आप? कोई डीजीपी क्या खुद से एक ये कॉल ले सकता है शिवांगी जी की वहां पे सेलिब्रेशन होंगे? क्या ये सरकार ने नहीं कॉल लिया होगा? पुलिस पर पुलिस प्रशासन ने पहले ही, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मना कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वहां पर भीड़ इकट्ठी होती है। लेकिन हमारा आज का मुद्दा ये नहीं है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। शिवानी जी, लब्बो लुबाब ये है सब कथनी की कि कांग्रेस को जनता से कोई मतलब नहीं है। मैंने शुरू में कहा कि उन्माद फैलाना, विघटन राजनीति करना, जात को जात से लड़ाना, मैं किसी भी रिजर्वेशन को बुरा नहीं मानता हूं, मैं किसी भी जाति को बुरा नहीं मानता हूं, पर जातीयता खराब है। कांग्रेस ने जातिवाद का जो जहर इस देश में घोला है, करप्शन का
जहर इस देश में घोला है, तुष्टीकरण का जहर इस देश में घोला है। मैं धन्य मानता हूं मोदी जी के 11 साल को कि हम कुछ हद तक उसको कवर कर पाए हैं, पर देयर इज लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो। रतन जी, जातिगत जनगणना की कांग्रेस पार्टी जो बात कर रही है कि दोबारा करवाएगी, जातिगत जनगणना करवाने से क्या सामाजिक न्याय मिलेगा? क्या मानते हैं आप, या फिर ये वोट बैंक का ही खेल है? मैं तो बार बार एक ही चीज कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, और थोड़ा सा अगर धैर्य रखेंगे तो निश्चित तौर पे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इससे बात नहीं बनेगी। हमारे कर्नाटक सरकार के कई मंत्रियों ने आके कह दिया है कि ये अलग ढंग से एक सर्वे हुआ है और हम असली मुद्दे पे जाएंगे और अच्छा सर्वे कराएंगे, और हम सब कुछ आने वाले समय में कर्नाटक की जनता के सामने। तो इसके पहले जो जातिगत जनगणना हुई है वो अच्छा सर्वे नहीं था। लेकिन नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अभी सर्वे जो है अलग ढंग से किया गया है, उसके अलग अलग पैमाने होते हैं। अभी पूरी तरीके से हमने वो राहुल गांधी और कांग्रेस के एटीएम में चला गया वो 163 करोड़, और 163 करोड़ गया कहां? कर्नाटक में कहां गया 163 करोड़? भाजपा का प्रवक्ता बैठे हैं भाई, आप काहे के लिए भाजपा के प्रवक्ता बन जाते हैं? हम देश के प्रवक्ता हैं, आपको जिससे डर लगता है। आप बिहारी वाले प्रवक्ता है, भाजपा का आप बिहारी प्रवक्ता है, हम देश के प्रवक्ता है। आप बिहारी प्रवक्ता है, हम देश के प्रवक्ता है। यहाँ चैनल पे बैठ के मोदी 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 मोदी। चलिए अविनाश जी, रतन जी की बात का जवाब लेते हैं। मुस्लिम मुस्लिम, आप मुस्लिम 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 मुस्लिम, आप मुस्लिम 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 मुस्लिम, आप पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, आपका मुसलमान मुसलमान मुसलमान। आज देश में क्या हाहाकार मचा है उसकी बात करिए। मोदी चौथे नंबर का है, चौथे नंबर का है, चौथे नंबर का इकोनॉमी है, चौथे नंबर का। आप 11वें पे छोड़ के गए थे, चौथे नंबर का है। 11वें नंबर पे छोड़ के गए थे, चौथे नंबर का है। ताकि आवाज को कैसे पहुंचाई जाएगी? 11वें नंबर पे छोड़ के गए थे इकोनॉमी को, आज चौथे नंबर का इकोनॉमी है। फोर्थ, ओपन योर आइज सर। इकोनॉमी, अरे ये मोदी जी ने 10 साल में पहुंचा दिया क्या? ये 10 साल में मोदी जी ने कर दिया क्या? अरे कांग्रेस पार्टी का परिश्रम लगा है, हमने कुर्बानी दी है, हमने देश को सींचा है, देश को बनाया है, तब जाके देश यहां तक पहुंचा है। अब विश्व गुरु की बात करते हैं। अरे विश्व गुरु की बात करते हैं, कौन सा देश हमारे साथ खड़ा हो गया इस आतंकवाद के मुद्दे पे? बताइए जरा। रसिया भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, बताइए कहां गई आपकी नीति? तो कभी भी वही चीज जो माँ बेटे बेच के घूम रहे हैं वो कुर्बानी है आपका, हम जानते हैं आपकी कुर्बानी, हम जानते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में माँ बेटे बेल पे घूम रहे हैं, वो आपकी कुर्बानी का पैमाना है। मोदी जी को बताना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को बताना चाहिए कि नहीं सदन में कि सीज फायर किसके कहने पे रोका गया? राष्ट्रपति ट्रंप कौन होते हैं? हम पोक लेने की स्थिति में थे। आप उनका विश्वास क्यों करते हैं? आप डीजीएमओ का विश्वास क्यों नहीं करते? आप अपने मंत्री का विश्वास क्यों नहीं करते? आप अपने सेक्रेटरी का विश्वास क्यों नहीं करते? तभी तो कहा कि आप अंग्रेज के द्वारा बनाए गए पार्टी है जो आज तक अंग्रेज के जूते के धूल से अपना चेहरा साफ करता है। आप आज भी अंग्रेज के जूते के धूल से अपना चेहरा साफ कर रहे हैं। मोदी बोल रहे। रतन जी, मुझे लगता है कि आपको रिवर्स में ले जाना पड़ेगा। रतन जी, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप की बात भारत ने मानी है, लेकिन आपको मंत्रालय पर भरोसा होना चाहिए। साफ इस बात को कहा गया था भारत की तरफ से, आपको अपने देश पर भरोसा होना चाहिए। रतन जी, आपको इस बात पर अपने देश पर भरोसा होना चाहिए कि कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर नहीं किया गया है, लेकिन बार बार डिबेट शो में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठते हैं और यही बात कहते हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बात बोली है कि मैंने कोई सीज फायर नहीं कराया, मैंने मदद किया है। अब पाकिस्तान जाके मदद मांग रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, इससे भारत का क्या लेना देना है? कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया? अरे डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए अनाउंस किया, भारत के लिए अनाउंस नहीं किया। भारत के सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
डीजीओ ने आके अनाउंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए अविनाश जी आज की चर्चा को हम यही रोकते हैं। अविनाश जी, मृत्युंजय जी, रतन जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस दोबारा से जातिगत जनगणना की बात कर रही है, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले जातिगत जनगणना करवाई जा चुकी है, 163 करोड़ रुपए का हिसाब आखिरकार कांग्रेस पार्टी कब देगी? 163 करोड़ का हिसाब कौन देगा जो जातिगत जनगणना कराई जा रही है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कह रही है, लेकिन अब यह देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है। जातिगत जनगणना की दोबारा जो बात कही जा रही है, फिलहाल के लिए जवाब तो चाहिए। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।